नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के विषय पे बात करने वाले हैं। हाँ। नए स्किल्स तेजी से कैसे सीखें और अपनी याददाश्त को शार्प कैसे करें। ये तो आजकल सबकी जरूरत है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी सामग्री है। कुछ लेख हैं, किताबों के हिस्से हैं और एक्सपर्ट इंटरव्यू भी हैं। खासकर जॉनथन लेवी के जो अनुभव रहे हैं, उनकी तकनीकें हैं, उन पर हम गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये चर्चा उन सब के लिए है जो महसूस करते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन तो बहुत है पर सीखने का टाइम कम है। सही बात। तो हमारा मकसद रहेगा कि इन सब स्रोतों से वो तरीके निकाले जो वाकई काम करते हैं, ताकि सीखना मतलब बोझ ना लगे। हाँ, एक मजेदार प्रोसेस बन जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक बात तो कॉमन है, वो ये कि महानता या सीखने की जो काबिलियत है वो कोई मतलब पैदाइशी चीज नहीं है। हाँ, ये काफी किताबों में आता है। जैसे जेफ कॉल्विन की टैलेंट इज ओवररेटेड है या डैनियल कॉयल की द टैलेंट कोड, ये सब इसी पर जोर देती हैं। और फिर जॉनथन लीवी जैसे लोगों के अनुभव भी हैं। उन्हें स्कूल में एडीडी की दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने सीखने में महारत हासिल की। हाँ, उनकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। और कुछ एकेडमिक गाइड्स भी हैं हमारे पास जो स्पीड रीडिंग की टेक्निक सिखाते हैं, जैसे वो स्किमिंग और स्कैनिंग। हाँ वही। तो हम इन सब को मिलाकर देखेंगे कि तेजी से और जिसे कहते हैं असरदार ढंग से सीखने का मतलब क्या है और कैसे किया जा सकता है ये। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का लक्ष्य क्या है? प्रैक्टिकल रणनीतियां समझना। बिल्कुल। कैसे तेजी से सीखें, ज्यादा याद कैसे रखें और जो रुकावटें आती हैं सीखने में उनको कैसे पार करें। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी बात जो लगभग सभी स्रोतों में आती है वो है ये टैलेंट वाला मिथक। क्या वाकई कुछ लोग पैदाइशी जीनियस होते हैं? देखिए, ज्यादातर स्रोत तो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो धारणा है ना कि कुछ लोग बस पैदा ही टैलेंटेड होते हैं, इसको चुनौती दी गई है। अच्छा। जेफ कॉल्विन, डैनियल कॉयल जैसे लेखक कहते हैं कि टाइगर वुड्स या वॉरेन बफेट जैसे लोग कोई असाधारण प्रतिभा लेकर नहीं जन्मे थे, बल्कि उन्होंने हजारों घंटे लगाए डेलिब्रेट प्रैक्टिस में, मतलब सोच समझकर पूरी तरह फोकस के साथ अभ्यास करने में। अच्छा, तो मेहनत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मैथ्यू सैयद की किताब है बाउंस, वो भी यही कहती है। वो खुद टेबल टेनिस चैंपियन थे। हाँ, मैंने सुना है। और वो मानते हैं कि उनकी सफलता में घंटों की प्रैक्टिस, अच्छे कोच, सही माहौल, इन सब का हाथ था, ना कि सिर्फ कोई अंदरूनी टैलेंट का। और यहीं पर फिर वो कैरोल ड्वेक वाली बात आ जाती है, माइंडसेट। हाँ, वो तो बहुत ही फंडामेंटल है। उनका वो फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, कि अगर कोई मानता है भाई मेरी काबिलियत तो बस इतनी ही है, वो फिक्स्ड है, तो वो चुनौतियों से बचता है। हाँ। और अगर कोई मानता है कि नहीं, मेहनत से मैं सीख सकती हूँ, काबिलियत बढ़ सकती है, यानी ग्रोथ माइंडसेट, तो फिर वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखता है, सीखने के मौके की तरह। ये सोच ही शायद पहली सीढ़ी है किसी भी चीज को सीखने की। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा है मेटा लर्निंग का कॉन्सेप्ट। मेटा लर्निंग मतलब सीखने की कला सीखना, लर्निंग हाउ टू लर्न। ये सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स जानने की बात नहीं है। अच्छा। बल्कि ये समझना कि आप खुद कैसे सबसे अच्छा सीखते हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, कौन सी मेमोरी टेक्निक आप पर काम करती है, पढ़ने का कौन सा तरीका बेस्ट है, ये सब मिलाकर एक तरह से अपने लिए सीखने का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। ये दिलचस्प है। जॉनथन लेवी की कहानी शायद इसका अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से स्कूल में उन्हें एडीडी की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें लगता था कि वो दूसरों की तरह सीख ही नहीं सकते। लेकिन फिर उन्होंने स्पीड रीडिंग और मेमोनिक टेक्निक्स, मतलब वो याददाश्त बढ़ाने वाली तकनीकें, उनकी खोज की। और उससे फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा। उन तकनीकों ने न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस लौटाया, बल्कि उन्हें अपना एमबीए रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने में मदद की। कमाल है। ये दिखाता है कि सही स्ट्रैटेजी हो तो बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। हाँ, उनकी मुख्य तकनीकें यही हैं, मेमोनिक्स, जिसमें वो विजुअलाइजेशन और मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करते हैं, और स्पीड रीडिंग। लेकिन वो इस पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ तकनीकें काफी नहीं है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ब्रेक डाउन करना। हाँ। और फिर अपनी कमजोरियों पर फोकस करके प्रैक्टिस करना, मतलब डेलिबरेट प्रैक्टिस, और लगातार फीडबैक लेना। द फर्स्ट 20 आवर्स जैसी किताबें भी इसी बात पर जोर देती हैं कि शुरू के अगर 20 घंटे आपने फोकस के साथ लगा दिए तो किसी भी स्किल में आप एक बेसिक लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये याददाश्त वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हम अक्सर भूल क्यों जाते हैं? लगता है जैसे दिमाग ज्यादातर चीजें डिलीट कर देता है। हाँ, वो असल में ऐसा ही करता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, वो एक गेट कीपर की तरह है। गेट कीपर? हाँ, वो तय करता है कि कौन सी जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी।
अच्छा और ज्यादातर जानकारी को वो गैर जरूरी समझकर हटा देता है। अच्छा, तो क्यों हटा देता है? देखिए, एवोल्यूशन के दौरान हमारे दिमाग ने उन चीजों को याद रखने को प्राथमिकता दी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। जैसे जैसे कौन सा रास्ता घर जाता है, यानी लोकेशन, स्थान, किसी का चेहरा, यानी विजुअल, दृश्य, या कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी जहरीली। यानी कनेक्शन, इमोशन। ओ, तो हमारा दिमाग विजुअल, लोकेशन और कनेक्टेड जानकारी को ज्यादा महत्व देता है। एग्जैक्टली इसीलिए किसी का चेहरा याद रखना या बचपन के घर का रास्ता याद रखना आसान होता है, बजाय किसी फोन नंबर या तारीख के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई नई एब्स्ट्रैक्ट जानकारी याद रखनी है, जैसे कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट, हाँ, तो उसे दिमाग के पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट करना होगा, मतलब उसे विजुअल बनाना होगा या किसी जगह से जोड़ना होगा। या किसी पुरानी याद से। बिल्कुल, यहीं पर मेमोनिक तकनीकें काम आती हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है जानकारी को अजीब, अनोखी, मजेदार, यादगार मानसिक तस्वीरों में बदलना। अजीब क्यों? क्योंकि अजीब चीजें ज्यादा याद रहती हैं, या फिर इमोशनल। जितनी मजबूत तस्वीर उतना ज्यादा याद रहने का चांस। अच्छा, और वो मेमोरी पैलेस क्या है? मेमोरी पैलेस में आप किसी जानी पहचानी जगह जैसे अपना घर या ऑफिस उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ। आप उस जगह में मानसिक रूप से चलते हैं और जानकारी के टुकड़ों को अलग अलग कमरों या चीजों पर रखते जाते हैं। जैसे लिस्ट याद करनी हो तो? हाँ, मान लीजिए आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, तो आप सोच सकते हैं कि दरवाजे पे अंडे रखे हैं, हॉल में दूध बह रहा है, सोफे पर ब्रेड पड़ी है, कुछ भी अजीब सा। हाँ हाँ। हाँ, ये तो मजेदार लग रहा है। और जब आपको लिस्ट याद करनी हो तो आप बस अपने घर में मानसिक रूप से घूमते हैं और वो चीजें आपको दिख जाती हैं। कमाल है। लिवी ने बताया कि उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल नाम, चेहरे याद रखने, म्यूजिक थ्योरी, वो नेटो फोनेटिक अल्फाबेट होता है ना, अल्फा ब्रावो, हाँ हाँ। वो याद रखने, भाषण देने, यहाँ तक कि रशियन भाषा के मुश्किल नियम याद करने के लिए भी किया। सोचिए। और दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं कि अब वो सिर्फ 40% टाइम ही इन तकनीकों का कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस से उनका दिमाग अब नेचुरली जानकारी को बेहतर ढंग से प्रोसेस करना सीख गया है। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, याद रखने में एक और चीज मदद करती है, स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन वो क्या है? इसका मतलब है कि किसी सीखी हुई चीज को भूलने से ठीक पहले बढ़ते हुए अंतराल पर दोहराना। जैसे आज सीखा तो कुछ घंटे बाद दोहराया, फिर अगले दिन, फिर शायद 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। अच्छा, गैप बढ़ाते जाना है। हाँ, इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। कई ऐप्स भी आते हैं जो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये भी एक कारगर तरीका लगता है। अच्छा, एक और मनोवैज्ञानिक पहलू जो स्रोतों में आया वो है पिग्मेलियन इफेक्ट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारा विश्वास हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। अगर कोई मानता है कि भाई मेरी याददाश्त तो कमजोर है, तो शायद वो कोशिश भी कम करेगा और वो बात सच साबित हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर कोई मानता है कि नहीं, मैं सीख सकती हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी हो सकती है, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात से जुड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई याददाश्त की बात। अब सीखने का एक और अहम हिस्सा है जानकारी लेना, खासकर पढ़ने से। यहीं पर स्पीड रीडिंग की बात आती है। हाँ, स्पीड रीडिंग काफी चर्चा होती है इसकी। स्रोतों में 2 मुख्य तकनीकें बताई गई हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग मतलब किसी टेक्स्ट का सार समझने के लिए तेजी से नजर दौड़ाना, जैसे हेडिंग्स देखना, पहले और आखिरी वाक्य पढ़ना, मेन शब्दों पर ध्यान देना। हाँ, ये तब काम आता है जब आपको जल्दी से ये तय करना हो कि ये पूरा पढ़ना है या नहीं, या इसका मेन पॉइंट क्या है। सही। और स्कैनिंग? स्कैनिंग तब करते हैं जब आप कोई खास जानकारी ढूंढ रहे हों, जैसे कोई नाम, कोई तारीख, कोई आंकड़ा। आप तेजी से पेज पर नजर घुमाते हैं, मन में वो शब्द रखते हुए, और जैसे ही वो दिखता है आप रुक जाते हैं। हाँ, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना। बिल्कुल। ये दोनों तकनीकें समय बचा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है। कुछ स्रोतों में और लेवी जैसे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सिर्फ स्पीड बढ़ाना काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा या याद नहीं रह रहा, तो स्पीड का क्या फायदा? सही बात, बेकार है फिर तो। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि स्पीड रीडिंग को बेहतर समझ, कॉम्प्रिहेंशन और याददाश्त की तकनीकों में मोनिक्स के साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा। एक और दिलचस्प बात है जो फिल चैम्बर्स जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो ये कि पढ़ने की स्पीड बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका शायद अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना है। शब्दावली? वो कैसे? क्योंकि अक्सर हमें अनजान शब्द ही धीमा करते हैं। जब कोई नया शब्द आता है हम रुकते हैं, उसका मतलब सोचते हैं। अब जितने ज्यादा शब्द जानते हैं
उतनी ही तेजी और आसानी से पढ़ पाते हैं। ये तो लॉजिकल लगता है। और एक मिथक ये भी है कि स्पीड रीडिंग के लिए मन में शब्दों को दोहराना, जिसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं, वो पूरी तरह बंद करना जरूरी है। हाँ, मैंने भी सुना है ये। जबकि कुछ रिसर्च बताती है कि ये समझने के लिए जरूरी हो सकता है, खासकर जब आप कोई मुश्किल चीज पढ़ रहे हों। तो शायद लक्ष्य इसे खत्म करना नहीं, बल्कि कम करना होना चाहिए। तो मतलब स्पीड रीडिंग एक टूल है जिसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अच्छा, अब सीखने की प्रक्रिया सिर्फ तकनीकों तक ही सीमित नहीं है। हमारी आदतें, हमारा फोकस करने का तरीका, ये भी बहुत मायने रखता है। हाँ, आजकल ध्यान भटकना तो बहुत आम बात है। बिल्कुल। इसीलिए जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें इतनी पॉपुलर हैं। वो बताती हैं कि कैसे छोटी-छोटी लगातार आदतें बड़े नतीजे दे सकती हैं। वहीं द प्रैक्टिसिंग माइंड जैसी किताबें प्रक्रिया पर ध्यान देने और अनुशासन का महत्व सिखाती हैं। आजकल की दुनिया में डीप वर्क, मतलब बिना किसी भटकाव के गहराई से काम करने की क्षमता, ये एक सुपर पावर की तरह है। हाँ, वो फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फोकस रखना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा। और मिहाई चिक्सित-मिहाई का फ्लो का कॉन्सेप्ट भी यहीं आता है। जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। स्टेट ऑफ फ्लो। हाँ, वो ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि हमें एक तरह की संतुष्टि और खुशी भी देता है। और टालमटोल से बचने के लिए भी कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना। हाँ, ये बहुत कारगर है। या फिर वो ईट द फ्रॉग वाला आइडिया, ये। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लो। ताकि वो दिन भर सिर पे ना चढ़ा रहे। एग्जैक्टली। और इन सब के पीछे एक साइंटिफिक बेसिस भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये विचार कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है। अच्छा। हाँ, अभ्यास से, मेडिटेशन से, नई चीजें सीखने से हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। पुराने कमजोर होते हैं। यानी हम सचमुच अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकते हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। बिल्कुल। अब अगर हम जॉनथन लेवी की कहानी पर वापस जाएं तो ये देखना दिलचस्प है कि उन्होंने इन सब सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल किया, न सिर्फ खुद सीखने के लिए, बल्कि अपना ऑनलाइन कोर्स बिजनेस सुपर लर्नर एकेडमी बनाने के लिए भी। हाँ, उन्होंने सिर्फ कोर्स नहीं बनाया, एक पूरा सिस्टम तैयार किया। बिल्कुल। उन्होंने शुरुआत की यूडेमी जैसे मार्केट प्लेसेस से, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो बेहतर अनुभव देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। उन्होंने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP लॉन्च किया, मतलब एक बेसिक वर्जन, और फिर लगातार स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर उसे बेहतर बनाते गए। अच्छा, मतलब इटरेटिव इम्प्रूवमेंट। हाँ, और उन्होंने सिर्फ कोर्स बेचने पर फोकस नहीं किया। उन्होंने पॉडकास्ट, ब्लॉग, किताब के जरिए एक पूरा कंटेंट इकोसिस्टम बनाया। क्यों? ताकि वो लोगों की मदद कर सकें, उनका विश्वास जीत सकें और फिर उन्हें अपने प्रीमियम कोर्स ऑफर कर सकें। वो सिर्फ जानकारी नहीं बेच रहे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जर्नी दे रहे हैं, जिसमें सपोर्ट, कम्युनिटी, ये सब भी शामिल है। हाँ बिल्कुल। ऑटोमेटेड सपोर्ट, वर्कशीट, कम्युनिटी फोरम, व्यक्तिगत मदद भी। वो कहते हैं कि हर सवाल जो कोई स्टूडेंट पूछता है, वो उनके प्रोसेस में एक छोटी सी कमी को उजागर करता है, जिसे वो ठीक करते हैं। ये तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हुई। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इन सीखने की तकनीकों को सिर्फ पढ़ाई या अकादमिक चीजों तक सीमित नहीं रखा। अच्छा, और कहाँ इस्तेमाल किया? उन्होंने भाषाएं सीखी, रशियन, हिब्रू, एक्रो योगा और वेट लिफ्टिंग जैसे फिजिकल स्किल्स सीखे, एरियल फोटोग्राफी जैसा क्रिएटिव काम सीखा। अरे वाह। ये दिखाता है कि ये जो सीखने के सिद्धांत हैं, मेटा लर्निंग, मेमोरी टेक्निक्स, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, ये वाकई यूनिवर्सल हैं, किसी भी फील्ड में लागू हो सकते हैं। और उन्होंने निर्णय लेने के लिए भी कुछ तरीके बताए हैं, जैसे वो मस्ट हैव, मस्ट नॉट हैव लिस्ट। हाँ, किसी बड़े फैसले से पहले ये लिस्ट बनाना कि क्या चीजें जरूरी हैं और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे क्लैरिटी आती है। और उनकी वो बी डू हैव वाली मानसिकता। हाँ, वो भी बहुत पावरफुल है कि पहले वो इंसान बनो जो आप बनना चाहते हो, मानसिकता बदलो, फिर वो काम करो जो वो इंसान करता है, एक्शन लो, और तब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। परिणाम मिलेंगे। मतलब शुरुआत सोच बदलने से होती है। बिल्कुल। तो हमने आज काफी सारी बातें की। अगर हमें इन सब स्रोतों से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? समराइज करें तो। हाँ जरूर। मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि सीखना एक स्किल है। इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये कोई भगवान का दिया वरदान नहीं है, बल्कि मेहनत, सही रणनीति और प्रैक्टिस का नतीजा है। ठीक है, पहली बात, सीखना एक स्किल है। दूसरी, आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो ग्रोथ माइंडसेट, ये विश्वास कि आप मेहनत से बेहतर बन सकते हैं, ये सफलता की नींव है। ओके, ग्रोथ माइंडसेट। तीसरा पॉइंट। तीसरा,
याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए वाकई वैज्ञानिक तकनीकें मौजूद हैं। विजुअलाइजेशन, मेमोरी पैलेस, स्पेस्ड रेपिटिशन, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का फायदा उठाती हैं और बहुत असरदार हो सकती हैं। ठीक है, मेमोरी टेक्निक्स। चौथा, स्पीड रीडिंग। ये उपयोगी हो सकती है, लेकिन तभी जब इसे समझ और याददाश्त के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ तेजी से पन्ने पलटना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, स्किमिंग और स्कैनिंग खास जरूरत के लिए अच्छे टूल्स हैं। राइट, स्पीड रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। और आखिर में लगातार सीखने के लिए फोकस बनाए रखने की क्षमता, अच्छी आदतें बनाना और मेटा लर्निंग, यानी ये समझना कि आप खुद कैसे सीखते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सीखते रहना अब कोई ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन गया है। संक्षेप में कहें तो शायद सबसे जरूरी स्किल यही सीखना है कि सीखना कैसे है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज हमने बहुत कुछ सीखा। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। हमने बात की कि हमारा दिमाग तो बना ही ऐसा है कि वो ज्यादातर जानकारी भूल जाता है, उसे फिल्टर कर देता है। हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा से ऐसी कौन सी एक बात या एक तकनीक है जिसे आप जानबूझकर याद रखना चाहेंगे, जिसे आप भूलना नहीं चाहेंगे, और क्यों? क्या आप उसे याद रखने के लिए आज सीखी कोई तकनीक इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं, जैसे कोई विजुअलाइजेशन या मेमोरी पैलेस? ये वाकई सोचने वाली बात है। कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा रेजोनेट की? बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद है इस चर्चा से सभी को कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।